नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के 3 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं दोस्तों। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, दिसंबर महीने के महंगाई के आंकड़े सामने आए हैं, जिस पर खुदरा खाद्य महंगाई में अगर गिरावट हुई है तो थोक खाद्य महंगाई में भारी उछाल हुआ है दोस्तों। तो ऐसे में इस महंगाई में जो उतार चढ़ाव हुआ है, इसका हमारा जनवरी 2025 से मिलने वाले डीएडीआर के आंकड़े में क्या असर रह सकता है, इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ आपको अगर रिटायरमेंट आने के बाद एमएससीपी या एससीपी मिला है दोस्तों, तो आपको मिलेगा डबल एरियर। जी हां, पीएओआर ने एरियर सीट जारी किया है, उसको दिखा के आपको समझाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ कभी कभी आपका पीपीओ निकल भी गया है, आपका एमएससीपी एससीपी या आपका रैंक एडजस्ट कर भी दिया गया है, लेकिन फिर भी आपने आपका पे लेवल चेक करना है, आपका पेंशन का अमाउंट चेक करना है, क्योंकि सही पीपीओ जारी होने के बाद भी आपको हो सकता है कि सही पेंशन ना मिला हो। इसलिए पीपीओ हमेशा जब भी निकलता है उसका करेक्टनेस जरूर चेक करें, नहीं तो आपको बहुत झमेले में डाल सकता है पीपीओ, और आगे कार्रवाई करने के बाद ही आपको सही पेंशन मिल सकता है दोस्तों। इसके बारे में भी आगे डॉक्यूमेंट दिखा करके, रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर और पीपीओ का कॉपी दिखा के समझाऊंगा दोस्तों। तो इन्हीं विषयों को लेकर के आगे बढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, शिकायत करने पर पीओओ ने जारी किया एसीपी का सर्विस के दौरान का एरियर का कैलकुलेशन शीट। जी हां दोस्तों, अगर आप पेंशन आने के बाद आपका एसीपी या एमएससीपी एडजस्ट होता है तो आपको मिलते हैं डबल एरियर। एक मिलता है आपको पीएओआर से, जो सर्विस के दौरान का एरियर होता है, और एक एरियर मिलता है आपको पीसीडीए से, जो रिटायरमेंट के बाद का एरियर होता है। मान लीजिए आपको एमएससीपी या एसीपी जो भी हो 2008 में लागू था, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए बोल रहा हूं, और आप 2012 में रिटायर हो गए। 2008 में आपको एसीपी या एमएससीपी मिलना था, नहीं मिला, 2012 में आप रिटायर हो गए, और आज अगर आप क्लेम करके आपका एमएससीपी या एसीपी ले रहे हैं तो 2008 से 2012 के बीच का जो एरियर है वो आपको देगा पीएओआर। जी हां, वो कहलाएगा सर्विस के दौरान का एरियर, वो पीएओआर से ही मिलेगा आपको। लेकिन जब आप रिटायर हो गए 2012 में, तब से लेकर पेंशन में जो एमएससीपी या एससीपी की वजह से बढ़ोतरी हुई है, उसका पूरा एरियर अभी तक का वो पेमेंट होगा पीसीडीए से। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनमें पेंशनर्स को पीसीडीए वाला तो एरियर मिल गया, लेकिन पीएओआर वाला एरियर ना तो पेंशनर को पता था, ना ही उनको मिला। तो ऐसे में जो जागरूक हो रहे हैं पेंशनर, वो कार्रवाई कर रहे हैं, तो उनको ऐसे एरियर मिल भी रहे हैं। और अभी एक पीएओआर ने कैलकुलेशन शीट जारी किया है दोस्तों, सर्विस के दौरान का एमएससीपी का एरियर का कैलकुलेशन शीट है। चलिए कैलकुलेशन शीट और रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर देख के समझते हैं दोस्तों। ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर को एड्रेस किया है, 13 जनवरी 2025 का लेटर है। और इस लेटर में एमएससीपी ग्रांट करने के बाद पीएओआर से जो सर्विस के दौरान का एरियर आता है, उस एरियर का पूरा कैलकुलेशन शीट पीएओआर द्वारा प्राप्त करके रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर को भेजा है। जी हाँ, आगे देखिए, ये पहले तो इस लेटर में कहा गया है कि आपका कैलकुलेशन शीट पीओआर के लेटर में संलग्न है। अब नीचे आपको दिखाता हूं जो कैलकुलेशन शीट पीओआर ने भेजा है। ये देखिए, सबसे पहले तो पीओआर ने क्या कहा है, पेंशनर को डबल एरियर लागू है दोस्तों, सर्विस के दौरान का भी एरियर लागू है और रिटायरमेंट के बाद का भी एरियर लागू है। तो ये जो एरियर की बात यहाँ हो रही है, सर्विस के दौरान की एरियर की बात हो रही है दोस्तों, जिसमें पीओआर ने रिकॉर्ड ऑफिस को क्या कहा है। ये देखिए, आपके कार्यालय के माध्यम से प्रेषित रिटायर्ड नायक रमेश लाल जाटव, आर्मी नंबर फलाना फलाना, एमएससीपी हवलदार के एरियर के दावे के विषय में सूचित किया जाता है कि उक्त दावे का भुगतान दिनांक 10 सितंबर 2024 में कर दिया गया है, जिसका बैंक द्वारा भुगतान संबंधी यूटीआर संख्या इतना है। रिटायर्ड सैन्य कर्मी के उक्त दावे के भुगतान की सूचना भी पूर्व इस कार्यालय के द्वारा 9 सितंबर 2024 के समसंख्यक द्वारा आपको प्रेषित की जा चुकी है। आगे दोस्तों, रिटायर्ड सैन्य कर्मी के एमएससीपी हवलदार के एरियर 1 जनवरी 2006 से 30 अप्रैल 2009 तक। दोस्तों, 1 जनवरी 2006 से उनको एमएससीपी लागू था और 30 अप्रैल 2009 को वो रिटायर हुए थे। अब 1 मई 2009 से उनका एरियर जो मिलेगा वो मिलेगा पीसीडीए से। लेकिन क्योंकि ये सर्विस के दौरान का एरियर था दोस्तों, इस टाइम में वो सर्विस में थे, तो ये जो एरियर है ये उनको पीएओआर द्वारा भुगतान किया गया है, जिसका ड्यू ड्रॉन का स्टेटमेंट नीचे दिया गया। आगे मैं दिखाता हूं, ये देखिए रमेश लाल जाटव जी का ये केस है। आगे मैं आपको दिखाता हूं जो स्टेटमेंट पीएओआर ने बना के भेजा। ये देखिए रमेश लाल जाटव, ऊपर नाम उनका लिखा हुआ है
और ये स्टेटमेंट पीओआर ने बना के भेजा है, जिसमें आप महीना दर महीना यहाँ पर पूरा जो है डिवाइड किया गया है और नीचे हर 6 महीने का यहाँ पर देखिए ये 1 जनवरी 2006 से 30 जून 2006 का 4,140 रुपए, उसी हिसाब से आगे हर 6 महीने का करके करके ये पूरा जो कैलकुलेशन किया गया है दोस्तों, लास्ट में जाकर के टोटल जो एरियर है 1 जनवरी 2006 से 30 अप्रैल 2009 तक का 31,554 रुपए, ये देखिए जिसका भुगतान पेंशनर को हो चुका है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स अभी हैं जिनको सर्विस के दौरान का एरियर पीओआर द्वारा नहीं दिया गया है, तो वो पेंशनर अपना केस टेकअप कर सकते हैं। अगर उनको पेंशन आने के बाद एमएससीपी ग्रांट हुआ है तो उनको ये जो एरियर है सर्विस के दौरान का, ये भी एरियर मिलना है दोस्तों। तो आपको भी अगर एसीपी या एमएससीपी रिटायरमेंट आने के बाद मिला हुआ है तो आप भी सर्विस के दौरान का एरियर जरूर क्लेम करें, नहीं मिला है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। किस तरह से पीपीओ निकाल कर भी पेंशन नहीं बढ़ा रहा पीसीडीए, अगर पेंशनर न जागे तो मिलता रहेगा गलत पेंशन। देखें रिकॉर्ड ने जारी किया लेटर। जी हां दोस्तों, बहुत सारे पेंशनर्स का रिवीजन करके पीपीओ निकाल दिया जाता है, लेकिन पीपीओ में गलतियां रह जाती है दोस्तों। छोटी मोटी गलतियां हैं तो ठीक है, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो मेजर गलतियां होती हैं, जो आपका पेंशन का अमाउंट तक को भी असर डालती हैं। तो ऐसा ही एक केस है जिसमें बाद में जब पेंशनर जागरूक हुए, उन्होंने ग्रीवेंस डाला तो रिकॉर्ड ऑफिस को लेटर निकालना पड़ा पीसीडीए को कि भाई आपने पीपीओ तो निकाल दिया, आपने एमएससीपी भी ग्रांट कर दिया, लेकिन उनको सही पेंशन सही पे लेवल के हिसाब से नहीं दिया। तो चलिए लेटर देखते हैं दोस्तों। ये रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर है 10 जनवरी 2025 का, जो पीसीडीए को एड्रेस किया गया है। लेकिन इस लेटर को देखने से पहले मैं आपको एक पीपीओ दिखाना चाहूंगा। इसके नीचे ठीक नीचे ये देखिए, ये पीपीओ है जो कि एक सिपाही रैंक के पेंशनर का पीपीओ है। यहाँ पर आप देखिए जगदीश हरसवाल जी का ये पीपीओ है, जो कि 2007 में रिटायर हो चुके थे। जून 2007 में रिटायर हो गए थे। 1990 के ये भर्ती थे, जून 2007 में रिटायर हो गए थे। इनको एमएससीपी हवलदार लागू था, जो उनको नहीं मिला था। तो इसको लेकर के जब सैनिक जागरूक हुए, जब पूर्व सैनिक जागरूक होकर के उन्होंने ग्रीवेंस डाला, ये देखिए उनका अभी पे लेवल 04 किया गया, जबकि इनको 17 साल लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से 16 साल कंप्लीट होने की वजह से इनको हवलदार का एसीपी लागू है। अब देखिए ये पे लेवल 04 के हिसाब से इनको पेंशन दिया गया है। आगे देखिए, ये देखिए इनका जो 20,107 नायक के हिसाब से इनको पेंशन दिया गया है, जबकि इनको हवलदार के हिसाब से दिया जाना था। और ये पीपीओ बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए दोस्तों, आप देखिए ये पीपीओ निकाला ही गया है एमएससीपी को एडजस्ट करके। यहाँ देखिए जो कोरिजेंडम डिटेल्स है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो पेंशनर का एमएससीपी ग्रांटेड नायक ग्रेड से बदल करके न्यू वैल्यू में हवलदार ग्रेड दिया गया है। उनका ग्रेड पे भी 2800 कर दिया गया है, यानी कि हवलदार का एसीपी यानी कि एमएससीपी लागू करके ये पीपीओ निकाला गया है। और अभी का दिसंबर 2024 का पीपीओ है दोस्तों। लेकिन बावजूद इसके अगर आप पेंशन का अमाउंट देखेंगे, देखिए 20,107 रुपए, यानी कि दोस्तों पीपीओ तो निकाल दिया, एमएससीपी भी दे दिया, लेकिन इनका जो पेंशन है वो केवल पे लेवल 04 का ही दिया गया है, L04, ये देखिए, जबकि उनको L05 का हवलदार के हिसाब से दिया जाना था। अब इसी के संदर्भ में ये जो लेटर है ये रिकॉर्ड ऑफिस ने भेजा है पीसीडीए को। ये देखिए पीसीडीए को भेजा गया है। सिग्नल मैन जगदीश हरसवाल जी का ये केस है, और रिकॉर्ड ऑफिस ने अच्छे से बताया कि कैसे आपने L04 रख दिया जबकि L05 करना चाहिए था पीपीओ में। और उनका बेसिक पेंशन जो है आज के डेट में भी 20,107 रुपए कर दिया आपने, जबकि उनका बेसिक पेंशन हवलदार का एमएससीपी के हिसाब से 22,476 रुपए होना चाहिए था। अब देखिए, और समय समय पर उनका जो भी बेसिक पेंशन में डिफरेंस था वो पूरा यहाँ पर लिखा गया जैसे आप देख पा रहे हैं। तो आप सबने देखा दोस्तों, इसलिए आपको आपका पे लेवल याद होना जरूरी है। आपका पीपीओ के अंदर आपका पे लेवल जरूर देखिएगा दोस्तों। सिपाही का पे लेवल 03 होता है, नायक का पे लेवल 04 होता है, हवलदार का पे लेवल 05 होता है, नायब सुधार, ऑनररी नायब सुधार, एमएससीपी नायब सुधार का पे लेवल 06 होता है, और जो सूबेदार होते हैं उनका पे लेवल 07 होता है, सूबेदार मेजर का पे लेवल 08 होता है। तो इस तरीके से पे लेवल होता है। आपका जो पे लेवल आपका पीपीओ में लिखा हुआ है उसी पे लेवल का आपको पेंशन मिल रहा है। मान लीजिए आप हवलदार रैंक के पेंशनर हैं, आपका पीपीओ में अगर पे लेवल 03 लिखा हुआ है या 04 लिखा हुआ है तो आपको उसी हिसाब से पेंशन मिल रहा है। यह चीज जरूर चेक कीजिएगा, यह पीपीओ में बहुत महत्वपूर्ण चीज है पे लेवल चेक करने के लिए। आपने अभी तक चेक नहीं किया तो जरूर चेक कीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली जानकारी की ओर। दिसंबर 2024 के महंगाई के आंकड़े आ गए। खाद्य महंगाई में थोक महंगाई में चरम पर, थोक महंगाई चरम पर तो खुदरा महंगाई घटी है। अब डीएडीआर 55%, 56% या 57%। जी हां दोस्तों, दिसंबर महीने के
खाद्य महंगाई के आंकड़े आए हैं, जिसमें थोक महंगाई, खाद्य के जो थोक महंगाई है वो चरम पर है, काफी बढ़ोतरी है, काफी परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन वही खुदरा महंगाई की बात करें तो उसमें कटौती हुई है। तो चलिए सबसे पहले रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद मैं समझाऊंगा कि इसका असर क्या होगा डीएडीआर पर। क्या ये अब 55%, 56% या 57% में से कौन से आंकड़े में अब ठहरेगा हमारा डीएडीआर जनवरी 2025 से? पहले रिपोर्ट देखते हैं। दोस्तों, खुदरा महंगाई को लेकर के ये खबर न्यूज 18 से निकल के आई है। आम लोगों को राहत, खुदरा महंगाई में 4 महीने के निचले स्तर पर आई, दिसंबर में घटकर 5.22% रही। यहां पर लिखा गया है दोस्तों, खुदरा महंगाई में तो कमी हुई है, यहां पर बिल्कुल क्लियर है। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ अगर थोक महंगाई की आप बात करें तो थोक महंगाई में बढ़ोतरी हुई है। आपको मैं दिखाता हूं आगे, ये देखिए, ये न्यूज 18 की ही खबर है जो खुदरा महंगाई को लेकर के है कि खुदरा महंगाई खाद्य पदार्थों की महंगाई में पिछले 4 महीने में सबसे निचले स्तर पर आ गई है। लेकिन अगर आप थोक महंगाई की बात करेंगे तो दिसंबर महीने के जो आंकड़े आए हैं उनमें भारी उछाल हुआ है। ये देखिए, ये रहा अभी थोक महंगाई का जो है दर है वो बढ़ गया, यहां पर आप देख पा रहे हैं। अब न्यूज 18 की ही ये खबर है दोस्तों, और आज की ही खबर है, जहां पर नहीं थम रही महंगाई, नया डेटा आम आदमी की चिंता बढ़ाने के लिए काफी, कब कम होगा जेब पर बोझ। देखिए, दिसंबर 2024 में थोक महंगाई दर बढ़कर 2.37% हो गई है, जो नवंबर में 1.89% थी। बढ़ती महंगाई आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ा सकती है, क्योंकि खुदरा विक्रेता लगातार लागत का भार ग्राहकों पर डाल सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगर महंगाई बढ़ जाएगी तो, अगर थोक महंगाई में महंगाई बढ़ जाएगी तो उसका असर खुदरा में भी आगे देखने को मिलेगा। बेशक दिसंबर महीने के जो खुदरा महंगाई वो कम तो हुई है, लेकिन आप देखिए थोक महंगाई में काफी बढ़ोतरी हुई है, और ये जो परसेंटेज है, ये जो बढ़ोतरी की मात्रा, ये काफी बढ़ोतरी है दोस्तों। तो ऐसे में अब आने वाला जो हमारा डीएडीआर के आंकड़े होंगे, दिसंबर महीने के जो एआईसीपीआई के आंकड़े होंगे, उन आंकड़ों पर बेस करेगा दोस्तों। लेकिन जिस तरीके से थोक महंगाई दरों में बढ़ोतरी हुई है, उसको देखते हुए कहीं भी हमारा एआईसीपीआई के आंकड़े नीचे जाने के चांसेस तो नहीं है दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, खाद्य महंगाई में, थोक महंगाई में भारी उछाल हुआ है। हालांकि ये जो महंगाई के आंकड़े हैं, ये खाद्य महंगाई के आंकड़े हैं केवल, लेकिन एआईसीपीआई के जो आंकड़े आएंगे दोस्तों, उन आंकड़ों में खाद्य महंगाई के साथ साथ और भी बहुत सारी कैटेगरी के महंगाई होते हैं, जैसे कि पान, तंबाकू, नशीले पदार्थों की महंगाई भी लिया जाता है, कपड़े, जो गारमेंट्स होते हैं उनके भी महंगाई लिए जाते हैं। तो कई तरीके के महंगाई को लेकर के एआईसीपीआई के आंकड़े बनते हैं। हालांकि खाद्य महंगाई के आंकड़े भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन खाद्य महंगाई के आंकड़ों का जो परसेंटेज है, इंपॉर्टेंस है, वो इतना ज्यादा नहीं है। तो दोस्तों, जो हमारे एआईसीपीआई के आंकड़े आएंगे, उन आंकड़ों के बेस पर, अभी तक नवंबर तक जो आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों के बेस पर दिसंबर के आंकड़ों में बहुत ज्यादा फेरबदल शायद ना हो। इस वजह से दोस्तों, ना 55 ना 57, 56% पर ही डीएडीआर ठहरने के पूरे चांसेस अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।